नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को डेली बेसिस पर 8:30 पर शाम को आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि आपके आगामी सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इन क्वेश्चंस को मैं जो है आपके लिए लुसेंट की जो बुक आ रही है, जो नई आपके लिए जो लेटेस्ट आई है, तो उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी ये, ठीक है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की भी जो भी क्लास है, और 4 बजे की भी क्लास आ रही है, एक 8 बजे भी क्लास आ रही है करंट की, ठीक है, तो उनको आप जरूर देखते रहें। टेक्निकल क्लासेस भी आपके लिए 4 बजे आ रही है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमने इससे पहले 1 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर किए थे, और अभी हम जो है क्वेश्चन संख्या 41 से इस क्वेश्चन सीरीज को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 41 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न आपके 41वां जो प्रश्न है वो आपके लिए है, सूची 1 को 2 के साथ आपको करना है मैच, ठीक है। और यहां पर आपके जो है वेद दे रखे हैं, और इधर यहां पर जो है उससे संबंधित जो कार्य हैं वो यहां पर दे रखे हैं। तो आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर रखने वाला हूं। कौन सा जो कूट होगा वो सही जो है मैच होने वाला कूट होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई सभी के सभी। तो देखें भाई, यहां पर हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। आप सभी जिन्होंने भी आंसर दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप यहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी 4, 2, 1 और 3। अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, 41 के अंदर ए वाला जो ऑप्शन जिन्होंने भी दिया 4, 2, 1, 3, कैसे जो ए वाला है वो आपके 4 के साथ मैच हो रहा है। क्या कह रहा है ये कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर स्रोत और प्रार्थनाएं होती है। बी आपकी बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है वो आपके 2 से संबंधित है, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर स्रोत और कर्म कांड होते हैं। सामवेद के अंतर्गत जो है होते हैं वो आते हैं आपके संगीत स्रोत, संगीत में स्रोत। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके आते हैं तंत्र मंत्र और वशीकरण, ठीक है। तंत्र मंत्र और वशीकरण जो है वो आपके इसके अंदर आते हैं। वापस रिपीट कर लेते हैं, ऋग्वेद के अंदर आपके स्रोत और प्रार्थनाएं, यजुर्वेद के अंदर स्रोत और कर्मकांड, सामवेद के अंदर संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद के अंदर तंत्र मंत्र और वशीकरण के कार्य आते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 42 को विजिट करते हैं। प्रश्न 42 आपके सामने है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 42 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने भी इसका उत्तर दे दिया अपना उत्तर अच्छे से जांच कर ले। प्रश्न 42 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो है आपकी सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कौन थे? उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति शासक वो कौन थे? काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? आंसर फटाफट भी लिखते रहें ताकि आपका जो क्लास है वो टाइम पर क्लियर हो सके आपके लिए। तो देखें भाई, प्रश्न संख्या 43 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, केकई के। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति जो शासक थे वो केकई के थे। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखो ये क्वेश्चंस अच्छे से याद करके जाने आपको। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 44 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। 44वें के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो आपके कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा, यानी जिसको काबुल भी कहा जाता है, तो वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान जो है वो कहां पर निर्धारित होना चाहिए? आंसर जो है सभी के सभी लिख दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए?
तो देखिए 45वें प्रश्न का उत्तर, प्रश्न 45 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है वो आपके अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो देखिए कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी? तो प्रश्न 46 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सांख्य दर्शन। कौन सी? सांख्य दर्शन। ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक जो प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 47 का उत्तर, प्रश्न 47 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, अंतरजी खेड़ा। कौन सा? अंतरजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो इसका उत्तर होगा अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न है 48वां, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए भाई 48वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। निम्न में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो 48वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नात्रयी में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 49 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा भागवत। अगला प्रश्न है 50वां, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय, मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक से। तो देखिए भी कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रश्न 50 का राइट आंसर होगा आपका बी, मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने सुमेलित करने वाला आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बंधु जो है सही दे पाते हैं। सूची 1 को 2 के साथ आपको करना है सुमेलित। फटाफट जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। सूची 1 के अंदर आपके वेद है और इधर आपके सामने जो है उससे संबंधित जो पॉइंट है सूची 2 के वो आपको अच्छे से मैच करने हैं। तो कौन सा कूट आपका सही होगा? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 51 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 3 1 2 4। कौन सा होगा भाई? 3 1 2 4। चलिए करते हैं अब इनको मैच 3 1 2 4 को। तो ए जो है वो आपका है 3 नंबर से संबंधित, यानी अथर्ववेद जो है वो आपके औषधियों से संबंधित है। चलिए बी जो है वो आपके ऋग्वेद वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। किससे? ईश्वर महिमा से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो आपके औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है और यजुर्वेद जो है वो आपके बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद जो है वो आपके संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं। अथर्ववेद जो है वो आपके औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद आपके ईश्वर महिमा से संबंधित है, ठीक है, और यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद जो है वो आपके संगीत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है? फटाफट लिखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चरक संहिता किस पुस्तक से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? सॉरी, तो देखिए भाई चरक संहिता पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? तो प्रश्न 52 का राइट आंसर होगा आपका क्या? सी, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है वो आपके चिकित्सा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भाई प्रश्न संख्या 53 की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है वो किससे चलता है?
तो देखिए भाई यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता किससे चलता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 53 का वो होगा आपका डी, यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी। और अगर बात करते हैं चिकित्सा संबंधी तो वो चरक संहिता के अंदर आएगा। अगला 54 नंबर प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या है? वैदिक युगीन जो सभा है वो क्या है? गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 54 का आंसर, प्रश्न 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद मानी जाती थी। अगला प्रश्न है 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो देखिए भाई वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर होगा आपका सी, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वो गणतंत्र थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा होगा भाई? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा कौन सी है? इनमें से बताइए भाई जल्दी से। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 57 का आंसर आपके सामने रख रहा हूं भाई। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ए, सांख्य। कौन सी है भाई? सांख्य जो है भारतीय दर्शन की जो है आरंभिक विचारधारा है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहां पर हुई है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत जो है वो इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहां पर हुई है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 58 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 58 का राइट आंसर होगा आपका ए, वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत जो है ये 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति है वो वैदिक युग में हुई है। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी दस्तकारी थी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो प्रश्न 59 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, लुहार या लुहार गिरिज भी जिसको कह सकते हैं। तो ये आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। बाकी मृद भांड, पॉटरी, आभूषण और बड़ाईगिरी यानी काश्तकारिता जो है व्यवहार में लाई गई थी आर्यों द्वारा। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। सूची 1 के अंदर उपवेद है और सूची जो 2 है वो संबंधित वेदों से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसके अंदर सही होगा। कूट बताने भाई आपको कौन से सही इसके अंदर मैच हो रहे हैं। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 60 का उत्तर जिन्होंने भी दे दिया है, प्रश्न 60 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, 1 2 3 4। जो ए वाला ऑप्शन है यहां पर आपका सही होता है। 60वें के अंदर क्या क्या है अब इसको मैच करते हैं 1 2 3 4 के अंदर। जो आयुर्वेद है, उपवेद यहां पर है, इधर है आपका संबंधित वेद। आयुर्वेद जो है वो आपके ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद जो है वो आपके यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है वो आपके सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है वो आपके अथर्ववेद से संबंधित है। अगेन रिपीट कर देता हूं, आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद जो है वो आपके सामवेद से संबंधित है और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन
6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है? तो देखिए भाई 61वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, प्रश्न संख्या 61 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, 2 रे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। ठीक है, 2 से लेकर 7वें मंडल तक जो है हम उसको ये जो है 6 मंडल है, इनको हम वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है, 2 रे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन मिलता है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो मिलता है अपन को? तो देखिए प्रश्न संख्या 62 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 62 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद सही है यहां पर। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द जो है वो आपके क्या इंगित करता है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 63 का उत्तर आर्य जाति जो है, आर्य शब्द जो है सॉरी क्या इंगित करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 63 में वो होगा आपका डी, श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 64 का उत्तर आपके सामने, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 64वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी। कौन सा होगा भाई? 10 मंडल है। कितने? 10। ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल है उपस्थित। तो ये आपके 64 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। अब आगे वाले प्रश्न को बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरे सभी साथियों से प्यारा सा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें आप सभी। ठीक है, आपसे हर बार रिक्वेस्ट की जाती है लेकिन आप इसको लाइक किए बगैर ही निकल रहे हैं, और आगे जरूर शेयर करें भाई। ठीक है, मैं खुद भी आपके साथ इस ग्रुप के अंदर जुड़ रखा हूं। आप में से बहुत कम ऐसे साथी हैं जो वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसलिए प्लीज सपोर्ट करें आप सभी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? इसका आंसर बताइए सभी के सभी। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 65 का उत्तर, आर्य जो है भारत में संभवतः कहां से आए थे? इसका उत्तर होगा आपका बी, मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से आए थे भारत में आर्य। अगला, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो प्रश्न संख्या 66 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद ऑप्शन जो है आपका सही होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। अगला, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, अथर्ववेद में। सभा और समिति जो है वो आपके प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, तो ये उल्लेख जो है आपके अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो देखिए भाई ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्रश्न संख्या 68 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। 68 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, विदत। कौन सी? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है वो है आपके विदत। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन माना जाता है?
तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो प्रश्न 69 का राइट आंसर होगा आपका बी, शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। अगला, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो देखिए भाई 17 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 70 का जो राइट आंसर होगा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो 70 का राइट आंसर होगा आपका बी, उत्तर वैदिक काल में आई थी। गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो देखिए प्रश्न संख्या 71 का उत्तर, अनुलोम विवाह का जो अर्थ है वो है आपका उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। उच्च वर्ण पुरुष का जो है निम्न वर्ण नारी के साथ जब विवाह किया जाता है तो वो आपका अनुलोम विवाह होता है। अगला प्रश्न, प्रतिलोम विवाह क्या है भाई? प्रतिलोम विवाह कब माना जाएगा? अनुलोम का तो आपने पता कर लिया, उच्च वर्ण का जो पुरुष अगर निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? तो देखिए भी प्रश्न संख्या 72 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 72 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। जब उच्च वर्ण की नारी है अगर वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वो होती है प्रतिलोम, और जब उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो वो होता है अनुलोम विवाह। अगला, वैदिक युग में यौव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यौव किसे कहा जाता था? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 73, वैदिक युग में यौव किसे कहा जाता था? 73 के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, जो को। किसको? जो को कहा जाता था वैदिक युग में यौव। अगला, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो देखिए भाई व्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर होगा ए, चावल। व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 75 का आंसर आपके सामने। अथर्व का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर होगा आपका ए, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला आपके सामने है ए, बी, सी, डी। शिक्षा, कल्प सूत्र, निरुक्त और छंद को अच्छे से मैच कीजिए। कौन सा कूट सही है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी भी कई सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। और पहली बार अगर आप इस फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भाई 76 का आंसर आपके सामने। ठीक है, अब यहां पर 76 के अंदर अच्छे से हम इसको मैच करते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। प्रश्न 76 का राइट आंसर होगा आपका ए, 1, 2, 3, 4। यानी कि शिक्षा जो है वो आपके ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्प सूत्र जो है वो आपके कर्म कांड से संबंधित है। निरुक्त जो है वो आपका छंद व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद जो है वो आपका किससे? छंद शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, उसके रचनाकार कौन है? तो देखें प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण के जो रचनाकार है जिसका नाम है प्राचीनतम व्याकरण जिसका नाम था अष्टाध्यायी, उसके रचनाकार कौन है? तो 77 का राइट आंसर होगा आपका डी, पाणिनि। क्या नाम था भाई उसका? पाणिनि। अगला, निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम मानी जाती है? तो देखिए भाई 78वें प्रश्न का आंसर, प्रश्न 78 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, मनुस्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो है आपकी मनुस्मृति। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है? तो देखिए 79 नंबर प्रश्न का आंसर, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, रामायण को। किसको? रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। अगला है, प्राचीनतम पुराण क्या है? आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है 18 नंबर, प्राचीनतम पुराण क्या है? तो देखिए प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर होगा आपका ए, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है।
तो भाई ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस। ठीक है, अगले क्वेश्चंस के अंदर हम जो है प्रश्न संख्या आपके 80 से लेकर जो लास्ट आपके क्वेश्चंस बचेंगे 116 तक उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, और अभी आप जो सीरीज के एमसीक्यूज देख रहे हैं, ठीक है, अभी जो एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं आप, वो वैदिक संस्कृति से संबंधित है। मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं ताकि आपको समझने में और उनको क्लियर करने में हेल्प रहे आप सभी को। तो टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ लेना इनको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो, नए क्वेश्चंस, नए थॉट, नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।